This conference will now be recorded. अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः निज अश्विन शुद्ध त्रयोदशी दिनांक 28 अक्टोबर 2020 चरक सूत्र स्थान अध्याय 27 शंखं चक्रं जलपान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोधोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगतवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रे आद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं ततनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्र यच्छति सप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। मुखप्रियः सुखमदः सुगन्धिर्बस्तिरोगलु जर्णीयः परिणतो वृद्धो वर्ण्यश्च शार्करः। तर्हि शार्करः अरिष्टः मुखप्रियः सुखमदः सुगन्धि बस्तिरोगलु जर्णीयः परिणतो हृद्यः वर्ण्यश्च हृदय और वर्ण्य दोनों इस प्रकार के हैं। रोचनो दीपनो रुद्य शोफो शोष शोफार्षसां हितः स्नेह श्लेष्म विकारघ्नो वर्ण्य पक्वरसो मतः। पक्वरस इक्षुरस से पक्वरस रोचन दीपन रुद्य शोष शोफ अर्ष इतमें हित स्नेह श्लेष्म विकारघ्नः वर्ण्यः पक्वरसो मतः। चक्रपाणिदित्य ने अगर पक्वरस के बारे में कुछ टिप्पणी की है तो देखेंगे। जर्णीयो विबंधग्नः स्वरवर्ण विशोधन लेखनः शीतरसिको हितशोको दशार्षसाम्। So शीतरसिक, this is again to be understood, ये देख लेना चाहिए। लेखना और शोफ उदर अर्शस इन रोगों में प्रशस्त इस प्रकार का। सृष्टभिन्न शकृद्वातो गौड़स्तर्पण दीपनः। तो गौड़ अरिष्ट सृष्ट भिन्न शकृद्वात सभी का अनुलोमन करने वाला तर्पण और दीपन इस प्रकार का है। आगे एक पांडुरोग में लोधन चैतेशी गौड़श्चात अरिष्ट पांडुरोगान इस प्रकार का पाठ आया है और उसका प्रचलन गौड़ारिष्ट नाम से है। मैं भी प्रयोग करता हूँ। कमल शिंदे नाम के हम मेरे एक छात्र है, वो लगातार बनाती रहती है इस गौड़ारिष्ट को। पांडुरोग व्रणहिता दीपनी चाक्षकी मता। पांडुरोग व्रण में पांडुरोग और व्रण में हित दीपनी ये विभीत की सुरा अक्षिकी मता। सुरा सवस तीव्र मदो वातघ्न वदन प्रिया। सुरा सव दोनों का एक जगह पे प्रयोग है, तो ये तीव्र मद वाला वातघ्न और वदन प्रिय है। छेदी मध्वा सवस तीक्ष्णो
मैरेयो मधुरो गुरुः धातक्याभिश्रुतो हृद्यो रुक्ष रोचन दीपनः। तो मध्वासव तीक्ष्ण है, मैरेय शायद मधु से ही बना हुआ, मधुर और गुरु है, धातक्याभिश्रुतो और धातुकी से के साथ अभिसवन किया है तो हृदय रूक्ष रोचन दीपन इस प्रकार का। माध्वीकवन नात्युष्णो च माध्वीकवन चात्युष्णो मृद्वीकेक्षु रसासवः। तो माध्वी का जैसा ही और ज्यादा उष्ण नहीं है मृद्वी का, और इक्षु रसासव, मृद्विका का जो आसव है द्राक्षासव वो काफी प्रचलन में है, और विदेशों में रेड वाइन ये काफी प्रख्यात इस प्रकार की है। रोचनं दीपनं हृद्यं बल्यं पित्ता विरोधि च विबन्धघ्न कफघ्नं च मधुर्लघ्वल्पमार्तम्। मधु देखते हैं क्या है। पक्वरसः या क्वथितेन इक्षुरसेन क्लेशितरसितस्सु शीतेक्षुरसकृतः गौडा गुणप्रकृतिः सुरासवः यत्र सूर्ययो तोयकर्म क्रियते। अरे बाप रे। मधुक पुष्पकृता मध्वासवः। ये अजीब है, मैं मध्वासव नाम से मधु से निर्मित आसव इसी प्रकार का समझता था। मैरेय लक्षणम यथा आसवस्य सुरायाश्च द्वयोर एकत्र भाजने संधानम तद्विजान्यात् मैरेयं भूयाश्रयम्। धातक्याभिषेक धातकी फलासवः। माध्वीकं मधु प्रधानम तद्वन् मृद्वीक इक्षुरसाभ्यां कृतः आसवोऽग्नीयः मधु इति मधु प्रधान आसवः। तो माध्वी का और मधु में क्या डिफरेंस हो गया? राइट, क्लमसी है। छेदी मध्वासव तीक्ष्ण, वो मध्वासव मधु का सव का बता रहे हैं, ये एक चीज है चक्रपण में। तीक्ष्ण मैरेय, तो दो सुरा और आसव दोनों को मिलकर मैरेय बनता है। धातुकी से जो किया जाता है धातु क्या सव रुद्यो रोक्षो रोचन दीपनः। माधिकवन्न चात्युष्णो पृथ्वी के इक्षु रसासव, पृथ्वी का और इक्षु रसासव ये माधवी का जैसे है। रोचनं दीपनं नृत्यं बल्यं पित्ता विरोधि च विमन्दघ्नं कफघ्नं च मधुलघ्वल्पमार्तम्। सिर्फ मधु नाम से दिया गया है, ये भी थोड़ा अजीब है। और लघु बताया गया है, ये भी। सुरा समंडा रूक्षोष्णा यवानां पित्त वात पित्त। तो यव की सुरा समंड अगर है तो रूक्ष उष्ण और वात पित्त को बढ़ावा देने वाली है। ये सुरा यवसुरा जो है वो बार्ली की बनती है, अभी जो मिलती है बियर, और बियर का काफी प्रचलन है। तो वात पित्तल है वो ज्यादा मूत्र है, ऐसा लोग उसका अनुभव बताते हैं। गुर्भिजीरेति विष्टभ्य श्लेष्मला तो मधुलिका दीपन्यं जरणीयं च पांडु कृमिरोध धरण्यर्षो हितं भेति संवीरक तुषोदकम्।
कृमिरोगिणी वातज्वरापहं दाहज्वरापहं स्पर्शात् पानात् वातकफापहं विबन्धघ्नम् अवस्रंसि दीपनं चाम्लकांचिकम्। तो स्पर्श से दाह ज्वरापह और पान से वातकफापह, विबंधघ्न और स्रंसन करने वाला दीपन ये अम्लकांजिक है। तो अम्लकांजिक तो वैसे भी पीने की आदत थी ऐसा दिखता है, या उसमें माशवटक भी बनाते हैं अम्लकांजिक करते समय। और स्पर्शादाह ज्वरापहम ये थोड़ा अजीब है। कांजीधारा मैंने काफी लोगों ने प्रयोग की है, विशेषतः संधिगत आमावस्था में या आमवाद में, और वो तुरंत रिजल्ट देती है सर्वांग धारा इस प्रकार से। प्रायेश अभिनव मध्यम गुरु दोष समीरण, जो अभिनव मध्य है वो गुरु और दोष को बढ़ावा देने वाला इस प्रकार के। स्रोतस्थाम शोधनम जीर्णम दीपनम लघु रचन, और वही जीर्ण होने के बाद स्रोतस्थ शोधन करने वाला दीपन लघु रोचन होता है। तो ये एक अच्छी चीज है कि इसको एक्सपायरी नहीं है, बल्कि जितना पुराना हो जाए उतना अच्छा ही होता है। और ऐसी 100 बरस पुराना मद्य या 150 बरस पुराना मद्य ये बहुत रिच क्वालिटी का कहा जाता है, और स्पेशल ऑकेजन्स पे उसका प्रयोग किया जाता है। हर्षणम प्रीणनम मध्यम भय शोक श्रमापहम प्रागल्भ्य वीर्य प्रतिभा तुष्टि पुष्टि बलप्रदम। मध्य जो है वो हर्षण प्रीणन भय शोक श्रम ये दूर करने वाला, प्रागल्भ्य प्रगल्भता वीर्य प्रतिभा तुष्टि पुष्टि और बल ये सब देने वाला इस प्रकार का। तो इसमें एक प्रतिभा भी है। और ये कलाकारों के लिए बहुत अद्भुत चीज होती है, जो उनसे दूसरों से अलग करवाती है। तो फूलों का जो लिखना है वो दूसरों से अलग ही है, या गरिमा मडगुळकर का जो काव्य है वो दूसरों से अलग ही इस प्रकार का है। तो एक उनकी अपनी प्रतिभा है, और उस प्रतिभा के आधार पर ये होता है। और वैसे भी कोई गायक हो, कोई चित्रकार हो, कोई शिल्पकार हो, हर एक में एक स्पार्क होता है, एक प्रतिभा होती है। और ये ज्यादातर नैसर्गिक होती है, सिर्फ उसको हम बढ़ा सकते हैं या फिर उसका भली भांति प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा थोड़ा सा है। अभ्यास से प्रतिभा का निर्माण होना मुश्किल इस प्रकार का है। पु ल देशपांडे ने एक जगह लिखा है, इन उपहास के रूप में है, प्रयासा प्रतिभेचा प्राणवायू आहे सखाराम रटने के व्यक्ति अनुवल्ली में। तो ऐसा प्रयास करके प्रतिभा मिलती है, तो सभी प्रतिभावान संपन्न हो जाते, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। तो ये मध्य इस प्रकार से करने वाला है, ये एक अजीब चीज है। और बहुत सारे कलाकारों के बारे में ये बताया जाता है कि बहुत अच्छे कलाकार है, लेकिन मध्यासक्त हो गए इस प्रकार से। तो राम गणेश गडकरी ने एकच प्याला इस नाटक में कहा है, पहली अवस्था में आदमी मध्य को छोड़ता नहीं है, दूसरी अवस्था में मध्य आदमी को छोड़ती नहीं है, और तीसरी अवस्था में दोनों एक दूसरे को छोड़ते नहीं है, इस प्रकार से। तो कब मद्य का एडिक्शन हो जाए ये बताना काफी मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है, और एक बार एडिक्शन बन गया तो उसमें से बाहर निकलना काफी मुश्किल इस प्रकार का होता है। इसलिए इसमें जाना है नहीं जाना है ये सोच कर ही करना पड़ेगा। तो उसके बाकी गुणधर्म अगर
कम मात्रा में इस प्रकार के लेते हैं, आशावरिष्ठ रूप में लेते हैं, तो ये सभी गुणधर्म प्राप्त होंगे और खास करके स्रोत शोधन ये उसका एक महत्वपूर्ण अंग है या गुण है और कर्म है और उसके जरिए इसका प्रयोग होना एक अहम चीज इस प्रकार की है। तो और वैसे विदेशों में इसका काफी प्रचलन है। आशावारिष्ट बनाकर हम विदेशों में बेच सकते हैं या मेडिसिन नहीं लेकिन एक मद्य के रूप में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये थोड़ा अजब मामला है लेकिन ये हो सकता है इस प्रकार से। तो हर्बल टीज एक चीज है जो विदेशों में जिसका काफी प्रचलन है, तो उसके जरिए हम कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये आशावारिष्ट अगर हम वहीं पे बनावे और उनका प्रयोग सिखाए तो ये बात हो सकती है कि वो फूड में जाएगा और औषध नहीं कहलाएगा इस प्रकार से। तो ये एक इसमें अहम चीज इस प्रकार की रही। और प्रगल्भता, वीर्य, प्रतिभा, तुष्टि, पुष्टि, बल ये सब देने वाला इस प्रकार का मद्य है। और भय शोक श्रमापहम, खास करके शोक होता है तो ये एक अलग चीज होती है। आजकल के अल्कोहल, स्कॉच आदि और सुरा मदिरा के गुण अलग आएंगे ना सर। इन स्कॉच एक्सेट्रा के गुणों का कैसे देखा जाए, वो कैसे देखा जाए? ये अच्छा सवाल है। वास्तव में ऐसा हुआ है कि रम, वोडका, विस्की, स्कॉच वगैरह वगैरह जो मद्य के प्रकार आज उपलब्ध है उसमें अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज्यादा है। ये अल्कोहल प्योर अल्कोहल जैसे ही है। आशावारिष्ट में जो अल्कोहल बनता है वो उसके एक सेल्फ लिमिटिंग प्रोसेस रहती है, तो ये 12% से आगे नहीं जाता। वो वहां पे रुक जाता है, ये प्रोसेस रुक जाती है। और इसलिए मद्य का प्राचीन रीति से सेवन या फिर आशावारिष्ट का सेवन ये उतना हानिकारक नहीं है। लेकिन फिलहाल परिस्थिति ऐसी है कि एक तो जो गरीब लोग हैं वो हाथ भट्टी की दारू पीते हैं, मद्य पीते हैं और उसमें नवसागर वगैरह ऐसे बहुत सारे गंदी चीजें डाली जाती है और इसीलिए वो सस्ती होती है और ये लोग लेते रहते हैं, तो ये भी अच्छा नहीं है। और जो श्रीमान लोग हैं वो विदेशी मद्यों को पसंद करते हैं इस प्रकार से, अल्कोहल जिसमें ज्यादा है। और उसमें देखा जाता है कि रक्तपित्त खास करके इससे निर्माण होता है, लिवर सिरोसिस ये कॉमन प्रॉब्लम है। और हेमेटोमेसिस, रक्त की चर्बी होना, इसमें इसोफेजियल वायरसेस या गैस्ट्रिक वायरसेस ये मूल कारण इस प्रकार के होते हैं। और आगे जाकर कामला होती है या उदर होता है, ये काफी दिखाई देता है जो मध्यस्थ इस प्रकार के है उनके बारे में। तो वहाँ बताते हैं कि चिकित्सा के साथ या उससे भी स्ट्रॉन्ग रक्तपित्त की चिकित्सा करना बहुत जरूरी इस प्रकार का होता है। या उधर अगर जातक अवस्था है तो उसकी चिकित्सा करना बहुत जरूरी होता है, तो केवल दूध पे रखना ये अहम चीज होती है। हम्म। और हाँ, फिर से अगर मद्यपान शुरू कर दिया तो फिर बचना मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है। मैंने काफी लिवर सिरोसिस के पेशेंट aren't able to get audio.
तो कहने की बात ये है कि फिलहाल जो प्रचलित है वो काफी अलग है। और उससे अगर हम निपटाने की बात करते हैं कि इससे दूर कैसे हो जाए, इसके बारे में सोचना है या उसकी चिकित्सा करनी है, तो रक्तपित्त की चिकित्सा, उदर रोग की चिकित्सा इसमें आवश्यक इस प्रकार की हो जाएगी, और फिर ये दूध महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मेरा एक अजीब अनुभव रहा कि जब शुरुआत की प्रैक्टिस थी, मैं पॉलिक्लिनिक में काम कर रहा था, और एक ऐसा ही मरीज आ गया कि जिसमें कामला हुई थी, फिर आगे जलोदर हुआ था, और उसकी हाफ डे लीव भी खत्म हुई थी। और एक दो दिन ही बाकी थे। तो मैंने कहा कि देखो, तुम अगर केवल दूध पे रहोगे तो कुछ चांसेस है इसमें से बाहर निकलने के। तो बोला कि ठीक है, मैं करूंगा। दूध शुरू किया। 2-2.5 लीटर 3 लीटर तक दूध जाने लगा, और विरेचन होता रहा। विरेचन जैसे होता रहा, विरेचन के लिए भी थी बाबूती है ऐसा कुछ। और पदाधिकारी काढ़ा शायद। तो जातो तक अवस्था चली गई। हाँ। और वो 2-2.5 लीटर तक दूध पीने लगा। फिर उसने मुझे बताया कि मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ इतना दूध। हाँ। तो मैंने पूछा कि मेरे पैसे तुमने कैसे दिए थे? तो बोला, मैंने कर्जा उठा लिया था अकाउंट से, और फिर तुम्हारी फीस भरी। तो मुझे बड़ा दुख हुआ ये सुनकर। तो मैंने कहा कि ठीक है, तुम मेरे पैसे कम दो, जितने हो सकते उतने दो, लेकिन दूध पियो, तुम्हारे लिए दूध आवश्यक है, तो तुम्हारी दवा है, इस प्रकार से। फिर भी वो नहीं हो सका। तो मैंने सोचा कि ससुर अस्पताल में आयुर्वेद विभाग में दाखिल करेंगे, वहाँ दूध मिलता है। तो बाद में पता चला कि वहां सिर्फ 600 ml का दूध देने का ही नियम है, और वो 600 ml भी पानी वाला दूध था। तो ये बिगड़ गया पेशेंट, और उसकी मौत हो गई आगे। तो ये बात ध्यान में रखने की बहुत जरूर है, आवश्यकता है। दूसरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा, अहमदाबाद में ऐसा ही गवर्नमेंट का अस्पताल है, और वहां भी जलोदर के पेशेंट, इस प्रकार के लिंगोसिरासिस के पेशेंट भी बहुत है। तो मैंने वहां पे पूछा कि वो दूध देते हैं क्या? तो बोले हाँ, दूध पर रखते हैं। दूध कितना देते हैं? तो बोले नहीं, जितना पेशेंट पीता है उतने दे देते हैं। और वो भी अच्छा दूध देते हैं। गवर्नमेंट अस्पताल होने के बावजूद वहाँ की स्थिति काफी अच्छी थी। और ये पूना में ससुन अस्पताल है, गवर्नमेंट अस्पताल है, जहाँ अच्छे बुजुर्ग वैद्य काम करते थे। मामा जोशी थे, कोलटकर सर थे बाद में। उनके होते हुए ये परिस्थिति रही कि केवल दुग्धाहार ऐसा लिखते हुए भी अ, सिर्फ 400-600 ml दूध इस प्रकार के देते थे। तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो इसके बारे में जागरूक रहना बहुत जरूरी है। तो वैसे केरला में गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत अच्छा है। केरला में बहुत सारे अस्पताल फ्री है, फ्री ऑफ चार्ज है। वैसे इनके भी एबीपी वगैरह वालों के भी फ्री अस्पताल है, और वहाँ भी वेटिंग रहता है। लेकिन गवर्नमेंट या वो फार्मेसी पैसा भरती है। महाराष्ट्र में अभी स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है इस प्रकार से। तो इसके बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो मद्यपान करके जो आज मरे जाते हैं या बचा भी सकता है, वो एक हाथ टीके होते हैं। नहीं तो जैसे मैंने बताया कि ये ऊंची मद्य जो है
विस्की, रम वगैरह वगैरह ये पीने वाले ज्यादातर इस प्रकार के होते हैं। सात्विक विधिवत युक्त्या पीतम स्यात् अमृतम यथा। तो सात्विक लोगों ने विधि से उसका पान किया तो ये अमृत जैसा। अभी सात्विक गुण प्रबल है तो मद्यपान की इच्छा ही नहीं रहेगी तो उसका फायदा मिलना ये मुश्किल इस प्रकार का रहेगा। और रजस और तामस ने पी लिया तो उससे नुकसान ही ज्यादा होता है, फायदा तो नहीं होता है। तो ये बड़ा अजीब इस प्रकार का माहौल है तो अगर लेना है तो सात्विक लोगों को लेना है और विधिवत लेना है। जो मदात्य में उसका विधि बताया गया है वो समझ लेना जरूरी है। वर्गोयम सप्तमो मध्यम अधिकृत्य पति प्रकीर्तिता। सप्तम मध्य वर्ग ये मध्य के बारे में बताया गया। ये थोड़ा अजीब है कि मध्य पहले बताया फिर बाद में जलाया है वाग्भट वगैरह ने शुरुआत की है, वो जल से शुरुआत की है, जल वर्ग, वृक्ष वर्ग वगैरह वगैरह, और फिर बाद में मध्य वर्ग इस प्रकार का प्रचलन है। और यहाँ मध्य वर्ग से आरंभ किया और फिर जल वर्ग आ गया। जल में केवलम सर्वम पतति ऐन्द्रम नमस्कारा। तो जो आकाश से पानी गिरता है ऐन्द्र नमः, वो एक ही है, जलम एक विधम सर्वम। तो देश और भूमि, देश और काल, इसके अनुसार उसके गुणधर्म निश्चित होते रहते हैं। और कूप, तड़ाग, नदी जल वगैरह वगैरह इसके विभिन्न प्रकार। तत्पतः पतितम चैव देश कालावपेक्ष। तो गिरते हुए और पतित जो गिरा हुआ है वो दोनों को देश और काल की अपेक्षा रहती है। तो प्रावरुट काल में शुरू की जो वर्षा है वो अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि वो धूलिकण या जो भी गंदगी हवा में है वो लेके नीचे आती है। और फिर बाद में जो वर्षा होगी वो अच्छी वर्षा इस प्रकार की रहेगी। तो पतत का मतलब वो गिरते हुए जो मालिन्य है सृष्टि का वो लेके नीचे आता है। और पतितम एक बार भूमि पर गिरने पर भी वो कहाँ गिरता है उसके आधार पर उसके गुणधर्म रहेंगे। तो देश और काल और किस काल में होते हैं ये भी आवश्यक है। खात पतत सोम वायुवर्कै स्पृष्टम कालानुवर्तिभिः शीतोष्ण स्निग्ध वृक्षाद्य यथा सन्यम महिमुनि। तो आकाश से गिरने वाला है तो यानी कि आकाश, सोम वायु अर्क ही स्पृष्टम, चंद्र सूर्य और वायु इनका स्पर्श। और वो कैसे है, वो कालानुवर्ती भी, उस काल के जो अनुकूल इस प्रकार के सूर्य चंद्र और वायु है उनका स्पर्श उसको होता रहता है, तो उसके अनुसार उसके गुणधर्म बन जाते हैं। शीतोष्ण स्निग्ध वृक्षाद्य यथा सन्नम नहीं। और नजदीकी जो पृथ्वी है उसके शीत उष्ण स्निग्ध वृक्ष ये जो गुण है वो भी पानी में उस प्रकार से आ जाएंगे। तो ये एक अहम चीज इस प्रकार होगी। शीतम शुचि शिवम वृष्टम विमलम लघु षड्गुण प्रकृत्या दिव्य मुदकम। तो शीत, पवित्र, शिव, तो शिव ये कल्याणकारक इस प्रकार का, मृष्ट तो वदन प्रिय, विमल लघु षड्गुण तो ये 6 गुण पानी के है। प्रकृत्या दिव्य मुदकम तो नैसर्गिक रूप से जो दिव्य उदक है उनके ये गुणधर्म है जो आकाश से उसका पतन होता है। कल्याणकारी किस अर्थ से होगा,
ये जनरल गुणधर्म में लिखा है वास्तव में। हाँ, और बताना मुश्किल है। तीर्थोदक जो है, तीर्थ का उदक, वो कल्याणकारी है, उसमें संदेह नहीं है। लेकिन सामान्य गुणों के गुणधर्मों में ये बताया गया है। तो शायद स्नान से मतलब रहेगा। दीपनम वृक्षम आयुषम स्नान ऊर्जा बलप्रदम। ये, हाँ, स्नान से शरीर शुद्धि होती है और फिर उसके कई लाभ इस प्रकार के होते हैं, ये शायद रहेगा। नहीं तो थोड़ा उसके बारे में सोचना पड़ेगा। शारीरिक या मानसिक आरोग्य, हम्म, दोनों को ले सकते हैं दिव्य जन। वैसे डायरेक्टली इस प्रकार से बारिश में ही भीगना, ये दिव्य जल की खुद अनुभूति लेना इस प्रकार का रहेगा। नहीं तो जिस पात्र में आप उसको इकट्ठा करेंगे, उस पात्र के गुणधर्म भी उसमें ऐड हो जाते हैं। ये पृष्ठम पात्रम अपेक्षते, एक बार गिर गया तो पात्र की अपेक्षा रहती है। श्वेते कषायम भवति पांडुरे से, तो तिक्तकम। अगर श्वेत वर्ण की भूमि है तो कषाय रसात्मक, और पांडुर भूमि है तो तिक्तक रस। अंतरिक्ष जल बरोबर दिव्य जल। दिव्य जल स्टोर कर सकेंगे क्या? एक्चुअली गुजरात में काफी प्रचलन है, गुजरात और राजस्थान में, कि एक अंडरग्राउंड टैंक बनवाते हैं और वो चूना और गुड़, उससे भित्ति का निर्माण करते हैं। मैंने भी किया था ये प्रयास, लेकिन हमारा आदमी बराबर नहीं निकला, तो ये प्रयास व्यर्थ गया। तो पानी वहां पे ठहरता नहीं था। तो ऐसा कहना है कि एक दिन भी अगर मघा नक्षत्र का पानी उसमें जुड़ जाता है तो ये टिकने में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कहना है। और पूरे बरस के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पानी की कोई आपत्ति नहीं रहती इस प्रकार की। और पूरे बरस के लिए इस्तेमाल करते हैं। वैसे अणु तेल के बारे में ये दिव्य जल का प्रयोग करने के लिए बताया है, हम निर्माण करते हैं। और बागेवाड़ी की एक शिष्या शकुंतला देशपांडे, वो पूरे जन्म तक दिव्य जल ही पीती रही इस प्रकार से। तो ये वास्तव में अच्छा है दिव्य जल पीना। और कैसे इकट्ठा करेंगे और कैसे स्टोर करेंगे, ये एक अहम चीज रहेगी। लेकिन जैसे मैंने कहा, गुजरात और राजस्थान में इसका प्रचलन बहुत ज्यादा है, और वो अनुकरणीय है वास्तव में इस प्रकार से। हमारे यहाँ भी ये पॉसिबल है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन मेरा अनुभव अच्छा नहीं रहा। मैं फिर सा, व्हाट टू डू विथ चुना एंड गुड़। जो वॉल बनती है, इसकी भित्ति बनती है टैंक की, उसको अंदर से ये गिला हुआ रहता है चूना और गुड़ का। तो ये नैसर्गिक स्वरूप से रहता है। हमने जिससे पूछा था, वो बोला कि ऐसा कर देंगे और कोई आपत्ति नहीं आएगी। लेकिन वो उजौट होता रहा, पानी होता रहा, टिका ही नहीं पानी उसमें। नहीं तो बाहर से एक कंक्रीट वॉल बनाएंगे और अंदर से ये चुना और गुड़ की वॉल बनाएंगे, तो पानी टिकने में तकलीफ नहीं होगी, ऐसा लगता है अभी। देखिए, अच्छा कारीगर हो तो ये पॉसिबल है कि इस तरीके से कर सकते हैं, और इसका अच्छा नतीजा होता है।
तो थोड़ा इसके बारे में देखना पड़ेगा। और जितना हम प्राकृतिक प्रयोग करेंगे वो अच्छा है। रसायन काल में, रसायन में एक योग आया है, दूध, मधु, शहद, मधु, घृत और पानी एकत्रित समस्त शाह, 1 2 3 4 ऐसे किसी भी तरीके से इकट्ठा करेंगे तो वो रसायन है। तो जब मैंने सूत्र पहली बार देखा तो मैं बड़ा प्रभावित रहा कि ये तो बहुत आसान है और ये हो जाएगा। लेकिन फिर पता चला कि हमारा पानी कारपोरेशन से शुद्ध होकर आता है। और पर्यावरणवादियों का कहना है कि ये सबसे बड़ी भूल थी, क्लोरिनेशन शुरू कर देना पानी का। पहले तो घर पे ही वस्त्र से छान कर पानी लेते थे और ज्यादा से ज्यादा उबाल के लेते थे। तो ये हर एक का कर्तव्य था कि पानी इस प्रकार से उबाल के लिया जाए या स्वच्छ करके लिया जाए। लेकिन अभी ये कारपोरेशंस बन गए और हाँ, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी इस प्रकार की हो गई। इतने बड़े पैमाने पर करना है तो केमिकल्स का प्रयोग शुरू हो गया। तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। प्रयोषित जल, यह सिर्फ उष्णोदक को ही नियम लागू है ना सर? यस, प्रयोषित जल का नियम उसी को है। माय हस्बैंड हैड मेड सच जलकुंड एट पालिताना। ओके। रिटा शॉ मैंने अहमदाबाद में भी देखे थे और इसी के आधार पर मैंने बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो फेल हो गया। अगर कोई अच्छा सुझाव मिलता है तो मैं दोबारा कोशिश भी कर सकता हूँ। लेकिन जो हुआ उसको तोड़ना पड़ा बाद में, ऐसा हुआ थोड़ा सा। तो पानी प्रदूषित होता है या नहीं होता है, इसके बारे में काफी बहस होती है। और बहुत घर वालों का ये कहना होता है कि नहीं नहीं, पानी 2 3 दिन के बाद अभी नहीं पीना है और वो फेंक देना है इस प्रकार से। जिस बर्तन में हम रखते हैं वो अच्छा रहना जरूरी है। उसमें थोड़े बैक्टीरिया जम जाते हैं, वो सरफेस जो है वो ज्यादा मसरूल इस प्रकार का हो जाता है। तो वो समझ लेना है कि इसमें भी बैक्टीरिया जम गए है, तो वो पानी नहीं पीना है। तो बर्तन साफ करके फिर से नया पानी भरना ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। अभी तांबे का इस्तेमाल हो सकता है इसके बारे में। तांबा बैक्टीरिया स्टैटिक उसकी एक्शन है, तो वो बढ़ने नहीं देता बैक्टीरिया को। साइडल नहीं है लेकिन स्टैटिक एक्शन है। और तांबे का एक कुछ वस्तु बना के तांबे की उसमें डालते हैं तो उससे भी ये परिणाम प्राप्त होता है। और हम तो ऐसा करते हैं कि तांबे के बर्तन में रात में रखते हैं, फिर दिन में उसमें से निकाल के उबाल के, सोना डाल के उबाल के वो पानी पीते हैं। और कुछ ही दिनों में, चंद दिनों में, जैसे कि ग्रीष्म ऋतु वगैरह है तो पानी उबालते नहीं है। मटके का पानी इस्तेमाल करते हैं। नहीं तो ये बेटर ऑप्शन है कि पानी उबाल के ही लेवे। और कॉपर में नहीं होता। मैला नहीं होता है, मैल नहीं होता, पता नहीं था। वो बर्तन को धोना पड़ता है। लेकिन कम से कम एक 2 3 दिन के बाद बर्तन धो ले। और बर्तन के कारण पाणी खराब हो सकता है, ये ध्यान में रखें। नाही, स्टीलच्या याच्यामध्ये खरं लोकांनी कशी करून स्पायरल रिंग आहे आपल्याकडे, ती आहे ना, ती तांब्याची सांगितली. हा ना. मग तांब्याच्या ह्याच्यात करू शकत नसलं तर तसं टाकलं तर देखील ते काम करतं आणि ते काय स्वच्छ असतं, काय त्याला होत नाही.
तो ये कॉपर का वेसल इस्तेमाल करेंगे तो ये बेहतर इस प्रकार का है। और हाँ, और दूसरी चीज ऐसी है कि सोना डालकर पानी उबाल कर पीने से इम्यूनिटी प्रतिकार क्षमता बढ़ती है। और वैसे भी सुवर्ण बुद्धि मेधा स्मृतिवर्धक वर्ण अच्छा करने वाला वगैरह इस प्रकार का है, काफी उसके फायदे मिलते हैं। तो भ्रष्टम पात्रम अपेक्षते श्वेते कषायं भवति पांडवं स्यात् पांडवे स्यात् तिक्तकम्। हाँ, तो ये तिक्त रसात्मक पांडुर अगर भूमि है तो तिक्त रसात्मक जल रहता है। कपिले क्षार संसृष्टम औषधे लवणान्वितम्। कपिल कपिल वर्ण की अगर भूमि है तो क्षार संसृष्ट, ऊषर भूमि है तो लवणान्वित, कटु पर्वत विस्तार है, मधुर कृष्णमुक्ति है। पर्वत विस्तार है तो कटु और कृष्णमुक्ति का अगर है तो मधुर जल रहता है। एतत् षड्गुणम् आख्यातं महिस्तस्य जलस्य। तो ये महिस्थ जल जो है भूमि पर रहने वाला जल है, उसके ये 6 गुण बताए गए। तथा अव्यक्त रसम वैद्यत ऐन्द्रन कारम हिमम चेत, और वो अव्यक्त रस भी है ऐन्द्र कार और हिम। कार यानी कि गारा, उसका जो पानी है, जो चींटे इस प्रकार से पड़ती है आकाश से, बर्फ होकर गिरता है, वो कार बताया जाता है। और जो ठंडा पानी है यद अंतरिक्षात् पतिति इंद्र सृष्टम चोक्तैश्च पात्रैः परिगृह्यते इन्द्रः तद इंद्रमित्येव वदन्ति धीराः नरेन्द्र पेयं सलिलं प्रधानम्। Dr. Khadar Walli tells to use copper plate in steel vessel so to get benefits of structured water having structure like flowing water. जैसे प्लेट का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन एक स्पाइरल मिलता है, ये FRLS ने डेवलप किया है कॉपर का, और वो पानी में डाल सकते हैं। स्टील का ये बर्तन है और उसमें ये कॉपर का डाल देते हैं तो उसका संस्कार उसके ऊपर हो जाता है। तो इंद्र के द्वारा जिसको छोड़ा गया है, ऐसा अंतरिक्षात्पत्ति जो अंतरिक्ष से गिरने वाला है, उक्तैश्च पात्रैः परिगृह्यते, और जो पात्र बताए उनमें अगर वो इसका संचय कर लेते हैं तो इंद्र मित्येव वदन्ति धीराः, उसको इंद्र जल ही कहना चाहिए। नरेंद्र पेयम सलिलम प्रधान, ये राजा के लिए प्रधान इस प्रकार का पेय है। तो वैसे सिर्फ हाथ में ही पकड़कर अगर पिएंगे तो ही दिव्य जल ऐसा ही ले सकते हैं, नहीं तो किसी बर्तन में इसको इकट्ठा करना पड़ेगा और फिर भी उसको अंतरिक्ष जल ही कहेंगे। ईषत् कषाय मदनम सुसूक्ष्म विशदम लघु अरूक्षम अनभिष्यन्ति सर्वं पानीयम् उत्तमम्। तो किंचित मधुर कषाय सुसूक्ष्म विशद लघु अरूक्ष अनभिष्यन्ति, ये सब पानीय उत्तम इस प्रकार का बताया है। गुरुभिष्यन्ति पानीयं वार्षिकं मधुरं नवं तनु लघु लघु अनभिष्यन्ति प्रायः शरदि वर्ष।
गुरु अभिषंधि पानीय वार्षिकम मधुरम नवम। तो वर्षा ऋतु में पानी सबसे बेकार इस प्रकार का होता है। तत् लघु अनभिषंधि प्रायः शरद वर्ष, और वही पानी जब शरद ऋतु प्राप्त हो जाता है वर्षा के बाद, तो लघु और अनभिषंधि इस प्रकार का हो जाता है। तत्तु ये सुकुमाराः स्निग्ध भूयिष्ठ भोजनाः तेषां भोज्ये च भक्ष्ये च लेह्ये पेये च शस्यते। तो जो सुकुमार है स्निग्ध भूयिष्ठ भोजनाः तेषां भोज्ये च भक्ष्ये च लेह्ये पेये च शस्यते, उनमें सभी ये शरद ऋतु का पानी जो है प्रशस्त इस प्रकार है। हेमंत सलिलं स्निग्धं वृषं बलहितं गुरु किंचित ततो लघुतरं शिशिरे कफवातजे। तो हेमंत का जो पानी है वो स्निग्ध वृक्ष बलहित और गुरु है, और उसके बाद में शिशिर लघुतर कफवात है। कषाय मधुरम रूक्षम विद्यात वासंतिकम जलम, वासंतिक जल कषाय मधुर रूक्ष है। ग्रीष्मकम तो अनभिष्यन्ति जलम इत्येव निश्चयः, और वर्ष ग्रीष्म ऋतु में पानी जो है वो अनभिष्यन्ति इस प्रकार का होता है। ऋतव ऋतव यहाँ ख्याताः सर्वे एवाम्भसो गुणाः विभ्रांतेषु तो कालेषु यत् प्रयुज्यन्ते तोयवाः। तो ऋतु ऋतु के अनुसार पानी के गुणधर्म बताए गए हैं, वह ऑल्बर्ट में नहीं आए हैं वास्तव में। विभ्रांतेषु तो कालेषु यत् प्रयुज्यन्ते तोयवाः, विभ्रांत अगर काल है तो मिथ्यायोग इस प्रकार का हो जाता है काल का। ग्रीष्म में वर्षा हो गई, वर्षा में बड़ी धूप हो गई वगैरह इस प्रकार से, या हेमंत शिशिर में बारिश हुई इस प्रकार से। सलिलन तत्व दोषाई युज्यते नाथ संशय, तो उसके जरिए दोष निर्माण होते रहते हैं, इसके बारे में कोई संदेह इस प्रकार का नहीं है। राजभी राजमात्रैश्च सुकुमारैश्च मानवैः सुगृहीताः शरद्यापः प्रयोक्तव्या विशेष, यह अलग आया है थोड़ा सा वर्णन। तो राजा लोगों को या राजमात्रैश्च जो राजा के जैसे है इस प्रकार से, सुकुमारैश्च मानवैः और सुकुमार है, सुगृहीताः शरद्यापः तो शरद ऋतु में पानी का संकलन करना है, प्रयोक्तव्या विशेषता, तो उनका प्रयोग इसके लिए करना है। अभी एक थोड़ा सा अजब हो रहा है कि बरसात ही इतनी देर तक चलती रहती है कि बरसात खत्म होने के बाद शरद ऋतु चाहे 8-10 दिन 15 दिन इतना ही मिलता है, और तुरंत हेमंत ऋतु शुरू हो जाता है। ये पुणे में काफी देखा गया है कि पहले जमाने में हम वमन करवाते थे शरद ऋतु में, बाद में विरेचन ऋतुमोक्षण भी करवाते थे। अभी ये मुश्किल हो जाता है कि इतना कम ऋतु रहता है कि कर ही नहीं पाते इस प्रकार से। और इसी काल में अगर पानी मिलता है तो ये अगस्त्योदय निर्विषम ऐसा बताया गया है पानी। तो अगस्त्य का उदय कब होता है ये पंचांग में दिखाई देता है। हमने भी काफी बहस की थी उसके बारे में। अगस्त्य का अस्त कम है और उदय कम है इस प्रकार से। तो वो उदय होने के बाद पानी इकट्ठा करके रखेंगे शरद ऋतु में, तो ये निर्विष इस प्रकार का हो जाता है पानी। और पाना देशो अमृतोपम या अमृतोपम बताया गया है। और फिर पूरे बरस के लिए वही पानी अगर हम प्रयोग में लाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। परतीचा पाऊस म्हणून जो म्हणतो तो घेता येईल शरद ऋतूमध्ये जल म्हणून।
हो सकता है। लेकिन ये एक ऐसा है कि मैं बताने जा रहा था। हाँ, सुगृहित होना, शरद ऋतु में सुगृहित होना। हाँ, अगस्ती का उदय होने के बाद ही लेना है, ये एक आम चीज रहेगी। और शायद वहाँ रेगुलर मानसून हो या रिटर्निंग मानसून हो, दोनों चल सकते हैं, इस प्रकार से है। हाँ, और दिव्य जल ही कलेक्ट करके रखे और वही पूरे बरस के लिए प्रयोग में लाए। तो शायद ये अंडरग्राउंड टैंक बनाना वगैरह ऐसा नहीं पॉसिबल हुआ, तो जिस किसी तरीके से उसको संभल के रखेंगे वो बेहतर इस प्रकार का रहेगा। और शायद पत्थर में या ऐसा कुछ बना के टैंक बनवा के वो रखेंगे तो टिकने के चांसेस ज्यादा इस प्रकार का है। ये पारंपरिक रीति से तो करना है, लेकिन टिकने के चांसेस जिसमें ज्यादा हो वो करना है। तो शरद ऋतु का पानी कलेक्ट करना है, ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। नद्य पाषाण विच्छिन्न विक्षुब्धा विक्षुब्धा भी हतोदकाः हिमोत्प्रवाह पत्या पुण्या देवर्षि सेविताः। तो हिमवत प्रभव, हिमालय से उत्पन्न वाली वो जो नदी वाली है, वो पाषाण विच्छिन्न विक्षुब्ध अभिहतोदकाः, पत्थर पर टकरा कर जिसका क्षोभ हो गया है और अभिहत इसको मार पड़ी है, इस प्रकार का जो जल है वो पथ्य है। पुण्या देवर्षि सेविता, और ये पुण्य और देवऋषि ने उसका सेवन किया गया है। नद्य पाषाण सिक्ता वाहिन्यो विवलोदका मलय प्रभवायाश्च जलंतासु अमृतोपम। पाषाण सिकता को वहन करने वाली नदी, उनका विमलोदका, वो विमलोदक रहता है, शुद्ध जल रहता है। प्रायो मृदु वहा गुरु मलय प्रभवायाश्च जलंतासु अमृतोपम। मलय पर्वत में जो निर्माण होने वाले हैं तो उनका जल अमृतोपम है। चुना आणि गूळ दरवर्षी लेप करायचा असतो की त्या टँक मध्ये, आणि अंडरग्राउंड केल्या ते केवळ वन टाइम लेप करना, एक टाइम ही होता है और बरस नहीं करना पड़ता है। हाँ, तो बेटर ऑप्शन है कि एक बार करवा ले। अगर बाद में गिलावा निकल जाता है तो थोड़ा करना पड़ेगा, लेकिन वैसे करने की जरूरत नहीं पड़ती इस प्रकार से। और एक बाल्टी रख के पानी निकालना है अंदर से, ये करते हैं इस प्रकार का। तो मेरे ख्याल में जो गुजरात वाले लोग हैं वो इसके बारे में ज्यादा, या राजस्थान वाले इसके बारे में ज्यादा ज्यादा जानकारी दे सकेंगे। दिनेश चौधरी है क्या आज उपस्थित? नहीं है। पश्चिमाभिमुखा याश्च पथ्यास्ता निर्मलोदका, तो पश्चिम दिशा में बहने वाली जो नदियां हैं वो पथ्य इस प्रकार की है, निर्मलोदक है। प्रायो मृदु वहा गुर्व्यो याश्च पूर्व समुद्र का, और पूर्व समुद्र में मिलने वाली जो है मृदु वह गुरु इस प्रकार की है। पारियात्र भवायाश्च विंध्य सविह भवाश्च याः शिरोरुद्रव पृष्ठानां ता हेतु श्लीपदस्य च। तो पारियात्र जो जल है वो, या फिर विंध्य सभ्य
यहाँ से उत्पन्न होने वाला शिरो हृदय कोष्ठानाम, रुद्रोग कोष्ठानाम। तो शिरो रुद्रोग और कुष्ठ इनका वो हेतु है, और श्लीपत का भी हेतु है। तो इससे एक तो पता चलता है कि पूर्व समुद्र को मिलने वाली, पश्चिम समुद्र को मिलने वाली, ये सभी चीजें उनको मालूम थी। ये गुजरात राजस्थान मध्ये तसेही वर्षभर टेम्परेचर अधिक असते, त्यामुळे ते चांगले टिकत असे। वो मेरे ख्याल में वो बनाने का जो तरीका है चुनाव और गुड़ से, वो उसमें ज्यादा कारीगर इस प्रकार का। और मघा नक्षत्र का जल अगर होता है तो वो टिकने में कोई दिक्कत नहीं आती, ऐसा लोगों का कहना है। तो वैसे हर महीने में मघा नक्षत्र तो आता ही है। अगर वर्षा ऋतु के दरमियान इस मघा नक्षत्र में वृष्टि हो गई तो पानी टिकता है, ऐसा लोगों का कहना है। तो बेटर ऑप्शन है कि इस प्रकार के जल का प्रयोग करें। तो विंध्य सह्य वगैरह जो है वो शिरो रुद्र कुष्ठानामता है, तो श्लीपद शिरो रुद्र कुष्ठ और श्लीपद इनका ये हेतु है। तो थोड़ा देखना पड़ेगा कि अभी के जल में इस प्रकार के धर्म है, तो उसका परिहार कैसे करना है उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। वसुधा कीट सर्पाखु मदसुंदु शितोदकाः वर्षा जल महा नद्या सर्वदोष समीरणा। जो मिट्टी, कीट, सर्प, आखू, मल संदूषित उदका, उनके द्वारा जो दूषित हो गया है, अभी जो नदियां हैं वो गटार जैसी बन गई है। तो उनका पानी बिल्कुल अच्छा नहीं है। और खास करके ये जो उजनी डैम है, उजनी धरण, वो परोपजीवी धरण है। उसका खुद का कुछ संचय इस प्रकार का नहीं है। जब पांचेत वगैरह सब जब धरण भर जाते हैं तो ज्यादा पानी का विसर्ग किया जाता है और फिर उससे उजनी भरता है। फिर भी इस बरस में भी और पिछले बरस में भी उजनी 100% भर गया था, और उजनी से आगे विसर्ग हुआ। पंढरपुर में जल स्थिति आ गई उजनी के आगे। और ये सब पुणे से गुजरते हुए इतनी दूषित हो जाती है नदी, बूढ़ा मुठा जो बताते हैं, कि आगे वाले सभी लोगों के लिए वो रोग निर्माण करने वाली इस प्रकार की होती है। तो बेहतर ऑप्शन ऐसा है कि पानी शुद्ध करके ही नदी में छोड़ना चाहिए, तब तक छोड़ना नहीं चाहिए। इस्कॉन का एक इको विलेज है वाड़ा ये जवाहर के नजदीक 100 एकड़ पर है। बढ़िया है। तो उसमें ये व्यवस्था, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उनका। और सीवेज को जमीन में छोड़ देते हैं और वहां पे पौधे लगाए हुए हैं। तो वो फिल्टर होते होते पानी के साथ हो जाता है, और फिल्टर होते होते जो वनस्पति का खाद है वो वनस्पति ले लेती है। उसके लिए वो नैसर्गिक खाद इस प्रकार का है। और सिर्फ नीचे अच्छा पानी निकलता है जो गार्डनिंग के लिए चला जाता है। तो ये काफी अच्छा है। मैं सोच रहा था कि अगर इसी प्रकार का हमारे नदी तीर पे अगर करेंगे तो एक बेल्ट बन जाएगा, ग्रीन बेल्ट बन जाएगा। नदी को थोड़ा खोदेंगे
पाण्याला वास येत नाही का? नाही येत, नहीं आता एक्चुअली, जास्त दिवस स्टोर करून ठेवल्याने नहीं होता है, पानी अच्छा ही रहता है। और गंगा जल की एक खासियत है, गंगा जल आप कितने भी दिन रख लो घर पे, वो खराब नहीं होता। गुजरात राजस्थान मध्ये तसेही वर्षभर टेम्परेचर अधिक असते, त्यामुळे ते चांगले टिकत असेल। कि मुझे सिर्फ टेम्परेचर का सवाल नहीं लगता, टेम्परेचर का कारण नहीं लगता। उस पानी की बना जो संचय करने का जो तरीका है, उसमें उसका कुछ उत्तर है, ऐसा रहेगा। तो मैं बात कर रहा था कि अगर नदी को खोदेंगे और उसके किनारे पर इस प्रकार के पेड़ पौधे लगाएंगे, जो चाहे फल हो, सब्जी हो, वगैरह वगैरह इस प्रकार से, और जो सीवेज है वो वहां पे डाले पहले, और फिर जो पानी निकल आएगा वो नदी में छोड़ दे, वो बेटर ऑप्शन है। और इसमें लोगों को नैसर्गिक खाद भी मिलेगा, पुष्प भी मिलेंगे, और नदी की जो बर्बादी हो रही है उससे नदी बच जाएगी। तो ये काफी आवश्यक इस प्रकार का है। ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं। कल यहाँ थोड़ी गड़बड़ रहेगी मेरी, क्योंकि कल यहाँ पुनः निकलना है यहाँ से, और काफी काम अभी भी शेष है, तो कल लेक्चर नहीं रहेगा। परसों तो कल लेक्चर नहीं रहेगा, परसों लेक्चर रहेगा। और आज यहीं पे रुकते हैं। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठुः प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हिन्दम् वैद्यवर्गो हिन्दम्। विरम्यते व्याख्यानव्यापारः, परश्वः पुनरपि श्यामः।